अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम नाम मीर अमन दहलवी के बारे में बात करेंगे। उर्दू नस्र की तारीख में मीर अमन दहलवी का नाम नहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने ना सिर्फ सादा और आम फहम ज़बान को फ़रोग़ दिया, बल्कि अपने अंदाज़े बयान से उर्दू नस्र को एक नई समत अता की। आज हम इनकी ज़िंदगी, हालात और अदबी खिदमात का मुनज़्ज़म और जामे खाका पेश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम तारीफ से। मीर अमन इनका नाम और लुत्फ़ तख़ल्लुस था। बकौल जमील जालबी मीर अमन की ज़िंदगी के बारे में मुफ़स्सल मालूमात दस्तयाब नहीं है। जो कुछ भी मालूम है वो ज़्यादातर इनकी अपनी तसनीफ़ बाग़ बहार और गंजे खूबी में इन्होंने जो कुछ खुद तहरीर किया है उसी से मालूम होता है। ख़ानदानी पस मंज़र अगर देखें तो इनकी तहरीरों से जो पता चलता है, उनके मुताबिक इनका ख़ानदान मुग़ल बादशाह हुमायूं के ज़माने में शाही दरबार से वाबस्ता रहा। मुख्तलिफ अदवार में इन्हें जागीरें और शाही हिताबात मिलते रहे, लेकिन मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के दौर में जब सूरजमल जाट ने 1753 में दिल्ली पर हमला करके कई इलाकों को बर्बाद किया, तो मीर अमन का मोहल्ला जो था इस तबाही से बच ना सका और इस दौरान इनकी ख़ानदानी जगह जो थी वो भी छीन ली गई। इसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने 12 जनवरी 1761 को पानीपत में मरहटों को शिकस्त दी और दिल्ली में दाखिल होकर लूट मार की, तो मीर अमन को शहर छोड़ना पड़ा। दिल्ली से निकलकर वो मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए आखिरकार अजीमाबाद पहुंचे और वही क़याम किया। तो कुछ अरसा मीर अमन ने अजीमाबाद में गुजारा, मगर जब वहाँ हालात साज़गार हुए तो रोजगार की तलाश में अपने अहलो अयाल को वही छोड़कर कलकत्ता की तरफ रवाना हुए। कलकत्ता पहुंचने के कुछ अरसे बाद नवाब दिलावर जंग ने इन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम खान की तालीम और तरबियत के लिए तलीक मुकर्रर किया। इस जिम्मेदारी को इन्होंने तकरीबन 2 साल तक निभाया। बाद में मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए इनकी रसाई जो थी वो जान गिलक्रिस्ट तक हुई। गिलक्रिस्ट ने इनकी काबिलियत को देखते हुए 4 मई 1801 को इन्हें 40 रुपए माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी में मुलाजिम रख लिया। इस मुलाजमत के बारे में मीर अमन ने खुद लिखा कि वो सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी और उनके घर के अफराद भी, तो वो इनके लिए दुआगो है। लेकिन 1804 में जॉन गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान वापस जाने के बाद शोबा हिंदुस्तानी की जो साबका हैसियत थी वो अब बरकरार नहीं रही। फिर 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली की वापसी के बाद ये शोबा मजीद कमजोर हो गया। इसलिए मीर अमन ने भी बुढ़ापे और जिस्मानी कमजोरी के बायस रुखसत की दरखास्त दी। कॉलेज काउंसिल ने इनकी दरखास्त जो थी वो कबूल की और 1806 में इन्हें 4 माह की तनख्वाह देकर रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद इनकी जिंदगी के हालात और वफात के बारे में कोई मुस्तनद मालूमात दस्तयाब नहीं है, नहीं मालूम इसके बाद वो कहाँ चले गए और कहाँ पर इनकी वफात हुई। मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद इन्होंने कोई मजीद अदबी काम भी नहीं किया। इनकी सिर्फ 2 ही नुमाया किताबें हैं जो कि तारीख में महफूज है, बाग़ो बहार और गंजे खूबी। मीर अमन की अदबी शोहरत और उर्दू अदब में इनका मकाम इन्हीं 2 तसनीफ़ की बदौलत कायम है। अगरचे ये दोनों किताबें तर्जुमा है, मगर इनके दिलकश अंदाज़े बयान ने इन्हें असल तसनीफ़ का दर्जा दे दिया है। पहली किताब तो मीर अमन की बाग़ो बहार है, लेकिन हम यहाँ गंजे खूबी का जिक्र पहले करेंगे। गंजे खूबी मीर अमन की दूसरी अहम तसनीफ़ है, मगर इसे बाग़ो बहार जैसी मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। इसका पस मंज़र और तारीख़ तसनीफ़ अगर देखें तो ये किताब 1802 में बाग़ो बहार के फ़ौरन बाद मुकम्मल हुई। ये मुला हुसैन वाइस काशफी की फ़ारसी किताब, हालांकि मुख्तनी का उर्दू तर्जुमा है जो जॉन गिलक्रिस्ट की हिदायत पर किया गया। मौजू के हवाले से इसमें अखलाकियात, हुक्मरानी, अदल व सहावत, बहादुरी और दीगर अलाक़दार पर बहस की गई है। दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हिकायत और वाक़यात भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस किताब में भी बाग़ो बहार की तरह सादगी मिलती है, मगर चूंकि यह अखलाकी नौयत की किताब है इसलिए इसकी ज़बान बाग़ो बहार के मुकाबले में कम रवा और कम दिलकश महसूस होती है। असल जो इनका तख्लीकी कारनामा है जिसकी वजह से आज भी उर्दू अदब में मीर अमन का नाम सदा बहार है, वो है इनकी तसनीफ़ बाग़ो बहार। बाग़ो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मरूफ और मकबूल किताब है जिसने उर्दू नस्र को सादा और रवा अंदाज़ अता किया। मीर अमन ने 1801 में इसे लिखना शुरू किया, 1802 में इसको मुकम्मल किया और 1803 में ये शाया हुई ये किताब जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर लिखी गई। किताब का बुनियादी जो माहज़ है वो अमीर खुसरो से मंसूब एक फ़ारसी किस्से चार दरवेश को बताया जाता है। इससे पहले अता हुसैन खान तहसीन ने इस किस्से को नो तर्ज मुरस्सर के नाम से तर्जुमा किया, मगर इसकी ज़बान जो थी वो मुश्किल और फ़ारसी अमेज़ थी।
मीरा अमन ने उसी तर्जुमे को सामने रखकर सादा और आम फहम उर्दू में इसको दोबारा लिखा। इस दास्तान का किस्सा अगर देखें तो इसमें बादशाह आजाद बख्त की दास्तान है, जो औलाद ना होने की वजह से सल्तनत छोड़कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं। एक कब्रिस्तान में इनकी मुलाकात 4 दरवेशों से होती है, जो बारी बारी अपने हैरत अंगेज किस्से उनसे बयान करते हैं। दास्तान में पहला दरवेश यमन के मलिक तुजात ख्वाजा अहमद का बेटा है, जो बाप की वफात के बाद अयाशी की वजह से काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार है। अपने बहन के घर पर ये रह रहा है, लेकिन किसी बात पर अपनी बहन से खफा होकर ये घर से निकल जाता है। दमिश्क का सफर इख्तियार करते हैं और रास्ते में जब वो दमिश्क के शहर में दाखिल होता है तो वही दरवाजे के पास इन्हें एक संदूक मिलता है, जिसमें एक जख्मी शहजादी होती है, जिसे आशिक ने धोखा दिया हुआ होता है। ये उसी शहजादी का इलाज करता है और इसी दौरान उसे इस शहजादी से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर वो किसी वजह से उस शहजादी को खो देता है, जिसकी वजह से अब ये मारा मारा फिर रहा है। अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नकाब पोश इसको मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम रोम जाओ आजाद बख्त की सल्तनत में, वहीं पर तुम्हारी मुराद पूरी होगी। इसी तरह दूसरा शहजादा फारस का शहजादा है। खत्मताई से मुतासिर होकर ये भी उसी की तरह सहावत शुरू कर देता है, लेकिन एक फकीर बसरे की शहजादी का जिक्र करता है, जो सहावत में इससे भी बढ़कर होती है। शहजादा बसरे की शहजादी से मिलने के लिए निकल जाता है। वो शहजादी से मिलता है और उससे शादी की दरखास्त करता है, लेकिन शहजादी शर्त रखती है और उससे कहती है कि वो शहजादे नीम रोज का राज जो है वो उसके लिए मालूम करके लाए, तभी वो उससे शादी करेगी। तीसरा शहजादा अजम का शहजादा है। हिरन का शिकार करते हुए वो जंगल में कहीं खो जाता है। वहीं पर जंगल में उसे एक दरवेश मिलता है, जो फरंग की शहजादी का किस्सा उससे बयान करता है। ये फरंग की शहजादी पर आशिक हो जाता है और उसकी तलाश में निकल जाता है। ये उसको पा लेता है, लेकिन रास्ते में वो किसी वजह से उसे खो देता है, वो समंदर में डूब जाती है। चौथा शहजादा चीन के बादशाह का बेटा है। बाप की वफात के बाद इसका चाचा इसे धोखा देता है, धोखे से इसकी सारी सल्तनत जो है वो खतियार लेता है। फिर ये अपनी सल्तनत को वापस लाने के लिए जीनों के बादशाह मलिक सादिक से मदद लेता है, लेकिन मलिक सादिक जो है वो मदद करने के लिए एक शर्त रख देता है, उसे एक तस्वीर देता है जिसमें एक खूबसूरत शहजादी होती है। जीनों का बादशाह उससे कहता है कि इस शहजादी को मेरे पास लाओ, तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी हुकूमत दिला दूंगा। लेकिन जब वो इस शहजादी की तलाश में जाता है तो ये खुद उस पर आशिक हो जाता है और वो उसे इस जीनों के बादशाह को सौंपने से इनकार कर देते हैं। जीनों के बादशाह पर ये हमला करता है, लेकिन बदले में ये भी चीन के हमले का शिकार हो जाता है और कहीं पर खो जाता है, और ये जो इसके साथ जो शहजादी होती है उसे भी खो देता है। ये भी अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नकाबपोश इसे भी कहता है कि ये रोम की तरफ जाए, वहीं पर इसकी मुराद पूरी होगी। इन्हीं किस्सों के दौरान जब तमाम दरवेश जो है अपने अपने किस्से सुनाते हैं, बादशाह आजाद बख्त भी अपना किस्सा सुनाता है। ये किस्सा ख्वाजा सकपरस्त का है। सकपरस्त जो एक सौदागर होता है और उसके पास एक कुत्ता होता है। उस कुत्ते के गले में कीमती मोती होते हैं, ऐसे मोती जो किसी बादशाहत में नहीं मिलते। साथ में इनके पास 2 आदमी होते हैं जिसे इसने पिंजरे में बंद किया हुआ होता है। तो कुत्ते के गले में मोती होते हैं, लेकिन इंसानों को इन्होंने पिंजरे में बंद किया होता है। इसकी क्या वजह है, ये वाला किस्सा जो है बादशाह फिर इन सबको सुनाता है। आखिर में जब सब अपने अपने किस्से सुना देते हैं तो फिर बादशाह को खबर मिलती है कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बादशाह उसे पाके बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक शहजादा कहीं गायब हो जाता है और फिर ये सिलसिला चल पड़ता है कि शहजादा कुछ वक्त के लिए गायब होता है और फिर वो वापस बहुत सारे कीमती तोहफों के साथ वापस आ जाता है। ये सिलसिला चलता है और आखिर में बादशाह को पता चलता है कि जो जीनों का बादशाह है, मालिक है, उससे अपनी बेटी रोशन अख्तर के लिए शहजादा बख्तियार जो है आजाद बख्त का बेटा वो पसंद आ गया है। शहबाज जो है वो सब दरवेशों की मुरादें पूरी कर देता है, सबको अपने अपने मशूकों से मिला देता है। तो ये है बागो बहार की कहानी बिल्कुल वैसे ही है जो कि उर्दू की बहुत सारी दस्तानों में हमें मिलती है, लेकिन इस किताब की नुमाया खूबी जो है वो इसकी सादगी और शफाफ ज़बान है। ये अपनी सादगी, सलासत और ज़बान की वजह से ही एक खास अहमियत रखती है। तो मुख्तसरन ये कि मीरा अमन दहलवी उर्दू नस्र के उन बुनियाद गुजार अदीबों में शुमार होते हैं जिन्होंने ज़ुबान को सादगी, रवानी और दिलकशी अता की। अगरचे उनकी तसनीफ की तादाद कम है, मगर इनका असर इंतहाई गहरा और देरपा है। बागो बहार ने उर्दू नस्र को एक मयारी और काबिल तकलीद उसलूब फराहम किया और इसी तहरीर ने इनका नाम जो है वो उर्दू अदब की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। आगे जाके हम फोर्ट विलियम कॉलेज के दिगर मुसन्निफीन का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।